Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and today I am going to discuss a very important nutrient which is known as vitamin. तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आप सब लोग इसका नाम सुने हुए हैं, हर कोई इसके बारे में जानता है, बट इसकी अंदर की कहानी, इसकी डिटेलिंग मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जीवन में कहीं ना कहीं विटामिन की जरूरत है। आपको अगर हेल्दी रहना है तो विटामिन की जरूरत है, तो इसलिए आपको फर्ज है आपका कि आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हमारे लाइफ के लिए बात करें, हमारे जीवन के लिए भी जरूरत है विटामिन। ठीक है, तो हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अब जब जीवन की बात आए तो जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लाइफ में क्या क्या जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, उनमें से विटामिन एक है। चलिए तो विटामिन की बात करते हैं। विटामिन, ठीक है, इससे पहले मैंने बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ा दिया थोड़ा सा बता दो। न्यूट्रिएंट्स में मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, प्रोटीन पढ़ा दिया, फैट पढ़ा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया। ये न्यूट्रिएंट हैं लेकिन ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब एक तरीके से मेजर न्यूट्रिएंट है। मेजर न्यूट्रिएंट मतलब क्या हो सकता है? मेजर न्यूट्रिएंट है, ये ध्यान रखना। ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, छोटा मोटा क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा। डाइट में चाहिए तो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन विटामिन माइनर न्यूट्रिएंट है, ये माइनर न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, ये माइनर न्यूट्रिएंट है। माइनर न्यूट्रिएंट है, इसका मतलब क्या है? ये हमें लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। शरीर में विटामिन हमें लार्ज क्वांटिटी में नहीं चाहिए, हमें विटामिन चाहिए लेकिन इसकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, तो ये माइनर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, माइनर। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वो कैसे थे? वो मेजर न्यूट्रिएंट थे, इसका मतलब वो हमें अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको बताऊं, ये एक तरीके का इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? जो हमें बॉडी में, हमारे बॉडी में बनता ना हो, हमारे बॉडी में उसका संश्लेषण नहीं होता हो, सिंथेसाइज नहीं होता हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको डाइट से लेना पड़ेगा, आपको भोजन के माध्यम से लेना पड़ेगा। तो वैसे न्यूट्रिएंट को इसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें बाहर से लेने की जरूरत है फूड के माध्यम से। जैसे कि इसेंशियल एमिनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इसलिए इसेंशियल है क्योंकि हमारे बॉडी में बन नहीं रहे हैं तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे विटामिन के फॉर्म में समझ सकते हो। तो ये आपको नॉर्मल, आपको मैंने बता दिया। उसका बताओ, विटामिन कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। विटामिन डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी, आपको ध्यान रखना है। विटामिन एंड मिनरल्स, इसके बाद खनिज पढ़ाऊंगा। विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट हैव कैलोरीज वैल्यू, और दूसरे तरीके से कह सकते हो विटामिन एंड मिनरल्स हैव नो कैलोरीज, इनके पास कोई कैलोरी नहीं होती है, ये ऊर्जा नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमें एनर्जी देते हैं लेकिन ये नहीं देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। विटामिन मिनरल्स हमें एनर्जी नहीं देते हैं, इनफैक्ट वाटर भी एनर्जी नहीं देता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया विटामिन के बारे में। अब इसकी थोड़ी सी मैं अगर बात करूं, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा, ध्यान सुनना, हिस्ट्री बताऊंगा इसकी थोड़ी सी जानकारी, ताकि आपकी इंटरेस्ट अच्छी आए इसके समझने के लिए, इसकी इंटरेस्ट जगह इसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लाइफ के लिए भी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन की थ्योरी थोड़ा समझ लो क्या है, तब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा और एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। विटामिन थ्योरी क्या है? सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत अगर बात करोगे, इसको प्रपोज किया था हॉपकिन एंड फंक ने, ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड बाय हॉपकिन एंड फंक, इन्होंने प्रपोज किया इस सिद्धांत को, विटामिन के सिद्धांत को। यह सिद्धांत बोलता क्या है, ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, vitamins आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। According to this theory, vitamins are ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक है ये, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? कार्बनिक यौगिक नॉर्मली वो होते हैं जिसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती हो, कार्बन हाइड्रोजन उसके अंदर में रहते हो। तो जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा ना तो आपको केमिकल फॉर्मूला भी बताऊंगा, तो देखना उसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा। और नॉर्मली ये तो होते ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन ऑक्सीजन भी कभी कभी होते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन भी कभी कभी हमें मिल जाते हैं। तो ये कार्बनिक रसायन उसको बोलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर में कार्बन हाइड्रोजन नॉर्मली पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ये वो है, जब मैं आपको विटामिन
विटामिन लिखूंगा तो इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दूंगा, तो उसमें देखना है उसमें कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक तो बोलोगे, कम से कम इतना तो होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन, और साथ में ऑक्सीजन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बट विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, माइनर न्यूट्रिएंट है ये, स्मॉल क्वांटिटी, मात्रा कम चाहिए हमें ये, है ना। ज्यादा ले लोगे विटामिन तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, और आपको पता हो ना पता हो, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन में अगर आप ज्यादा ले लेते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। विटामिन ए तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाते हैं अगर ज्यादा ले लोगे, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में नहीं बनता, ये संश्लेषण नहीं होता विटामिन का, एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, तो हमको बाहर से लेना पड़ेगा, बॉडी में बन नहीं रही है, एक्सेप्ट कुछ तो बन जाते हैं, कुछ हैं, एक्सेप्ट फ्यू लाइक विटामिन डी, आपने सुना होगा सोलर लाइट में बन जाते हैं, सनशाइन, सनशाइन विटामिन बोलते हैं इसको, जो सन के लाइट के प्रेजेंस में बन जाते हैं, सोलर लाइट के प्रेजेंस में, एंड विटामिन के, ये दो है जो बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना विटामिन डी विटामिन के बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं विटामिन डी बनने के बावजूद भी विटामिन डी के टैबलेट्स मिल जाएंगे, विटामिन डी का तेल मिल जाएगा, तो ये बनते हैं, लेकिन आजकल शहरी लोग में देख रहे हो घर में घुसे पड़े हो, धूप कौन लेता है सुबह उठ के, तो कमी हो जाती है, तो खाओ विटामिन डी का टैबलेट, है ना। और इनफैक्ट जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको विटामिन डी का तेल की मालिश की जाती है, तो विटामिन डी हमको ऐसे भी मिल जाता है काउंटर पे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओवर द काउंटर हमें मिल जाती है, लेकिन ये दो बन जाते हैं हमारे बॉडी में, बनते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी हो सकता है कि ध्यान रखना ये बनते हैं लेकिन सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे बॉडी में नहीं बन पाते, ये भी है। तो ऐसा बोल सकते हो कि जब सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पा रहे हैं जितना हमें बॉडी में चाहिए, तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, वो भी हो सकता है, वो भी एक तरीका आप समझ सकते हो इस तरीके से, इसको मैं इस तरीके से भी आपको समझना है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यूजुअली कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यूजुअली बात करोगे तो सिंथेसाइज होते हैं, तो ये सफिशिएंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं हो पाते, संश्लेषण नहीं हो पाता है, और या तो ये सिंथेसाइज ही नहीं होते हैं, जैसे कि आप विटामिन ए देख लो, विटामिन बी देख लो, विटामिन सी देख लो, ये बॉडी में नहीं बनते, तो या तो सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, कुछ विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, और जो हो भी रहे हैं वो बड़ा कम मात्रा में हो रहे हैं, है ना, बड़ा कम मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कम मात्रा में हो भी रहे तो बड़ा कम मात्रा में इनकी सिंथेसिस बॉडी में हो रही है, बस ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, इसको अलग तरीके से समझ लो, अगर मैं बताऊं कि विटामिन थ्योरी आपने देखा कि प्रपोज किया है हॉपकिन एंड फंक ने, और द टर्म विटामिन इज गिवन बाय फंक, ये टर्म है विटामिन, टर्म विटामिन किसने दिया, वाज गिवन बाय फंक, इन्होंने दिया था ये विटामिन शब्द को, ये हो गया। अब इसको एक तरीके से और समझ लो, इसी परिभाषा को, विटामिन्स आर इसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, समझ चुके हो, ओके, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, कम मात्रा में चाहिए, ये भी समझ चुके हो, इन द डाइट, मतलब डाइट से लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसेंशियल उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है, बाहर से लेने की जरूरत है, जैसे इसेंशियल एमिनो एसिड, इसेंशियल किस वे में इसेंशियल है एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड क्यों इसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में नहीं बनता है, तो इसेंशियल है कि आपको लेना पड़ेगा बाहर से, डाइट के माध्यम से। उसी तरीके से ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बॉडी में बन नहीं रहे हैं, एक दो को छोड़ के बाकी तो बॉडी में बनते नहीं है, बाहर से लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विटामिन्स आर इसेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसेंशियल है, नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए आपकी डाइट में, क्यों चाहिए स्मॉल अमाउंट में, ताकि आपका नॉर्मल फंक्शनिंग हो बॉडी का, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, हमारे ऊतकों का जो मेंटेनेंस हो, उसके लिए हमें बॉडी में चाहिए होती है विटामिन, ये हो गया। यूजुअली आपको पता है कि ये नहीं बनते हैं, और कुछ बनते हैं तो सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनते हैं बॉडी में, बनते भी है तो सफिशिएंट मात्रा में नहीं बनते हैं, तो लो बाहर से टैबलेट के माध्यम से, नहीं तो एक तरीका है सोलर लाइट में आप जाओ, सुबह सुबह का ये मॉर्निंग वाली लाइट होती है, इसकी मैं डिस्कशन कभी कर लूंगा आपसे कि मॉर्निंग की लाइट में क्यों बैठना चाहिए, दोपहर वाली लाइट नहीं, मॉर्निंग का लाइट, सुबह सुबह की जो लाइट होती है ना सनलाइट, उसमें बैठोगे तो विटामिन डी की सिंथेसिस आपके स्किन में होती है, ठीक है, तो उसकी डिस्कशन मैं करूंगा आपसे, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, और विटामिन इसके लिए ऐसा कोई है प्रोजेक्ट भारत सरकार का जो बच्चों में
प्रेयर को, जो बच्चों में स्कूल में प्रेयर होता है ना, प्रेयर, उसको दोपहर में करने की बात की गई हो, ताकि बच्चे प्रेयर में खड़ा होंगे तो उनके अंदर सनलाइट स्किन पे पड़ेगा तो विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम आप बताएंगे मुझे, ठीक है ना, ताकि विटामिन डी की सिंथेसिस हो जाए बच्चों में, ताकि कमी ना हो बच्चों को। तो प्रेयर का टाइमिंग ही बदल दिया गया है कि प्रेयर धूप में होना चाहिए, मतलब दिन के समय में कर दिया गया कि दिन के समय तो होते ही है, रात में कौन सा स्कूल खुलता है, तो वो 12 बजे 1 बजे के आसपास की टाइमिंग पे प्रेयर होगा। ऐसा कौन सा है आपको बताना है कि किस बजे टाइमिंग है, कौन सी टाइमिंग पे प्रेयर की बात रखी गई है। बच्चों का प्रेयर स्कूल में इस टाइम पे होगा ताकि विटामिन डी बॉडी में बन पाए बच्चों का, ताकि सनलाइट उस समय होता है ना, इसलिए दोपहर के समय। और प्रोजेक्ट का नाम क्या है उसकी बात करेंगे। तो ये हो गया। और ये आपको विटामिन जो होते हैं ये फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल सोर्स, ठीक है ना, ये प्लांट एंड एनिमल सोर्स में पाए जाते हैं, हेंस इट मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट। तो डाइट में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, खाने में। ये आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। अब थोड़ी हिस्ट्री बता दो, ये विटामिन नाम क्यों पड़ा बता दो। विटामिन जो नाम है, देखो विटामिन भी बोलते हैं विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों यूज कर सकते हो, विटामिन एंड विटामिन। कोरोना में देखो बहुत लोग विटामिन सी का टैबलेट चूसे हैं बहुत, तो बताऊंगा कि चूसे जो है विटामिन सी का टैबलेट, उसका फायदा क्या है जब विटामिन सी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। खूब चूसे हैं लोगों ने कोरोना में खा खा के, है ना, जिसको देखो ऐसा ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो उसकी बात मैं करूंगा कि विटामिन सी चूसने से क्या होता है। और इनफैक्ट आपको विटामिन सी की तो बहुत सारी याद रखना, मैं विटामिन में भी वास्को डी गामा की कहानी घुसाऊंगा। और देखना वास्को डी गामा रिलेटेड है विटामिन की डिस्कवरी से, आएगी समय विटामिन सी जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। देखना विटामिन सी की बात जब करूंगा, वास्को डी गामा की कहानी, इंडिया की खोज, यस वही, ठीक है। तो ये आपको, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि विटामिन की डिस्कवरी कैसे हुई और ये नाम विटामिन कैसे पड़ा। नाम तो दे दिया फंक ने, लेकिन यही नाम आया कैसे, ठीक है, तो ये सुनते जाओ। सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ विटामिन, पहली एविडेंस विटामिन की एग्जिस्टेंस की, ये इमर्ज हुई थी इन द लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई ये बात। फर्स्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ विटामिन, विटामिन की पहली एग्जिस्टेंस की एग्जिस्ट करता है, पहला एविडेंस आया 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में, विद द वर्क ऑफ डच फिजिशियन, डच फिजिशियन। किनके काम से है, कौन साइंटिस्ट काम कर रहे थे, डच के फिजिशियन थे, डच फिजिशियन। बायोलॉजी क्या कहते हैं, हिस्ट्री में पता होगा ना डच के बारे में, डच लोग कब आए थे, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें भी डिस्कशन करूंगा डच लोगों के बारे में। डच फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है ना। पैथोलॉजी क्या होता है, जब आपकी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग नहीं चल रही है तो आपको हो जाएगी बीमारी, और जब बीमारी होगी तो जाओगे चेकअप कराने, कहां जाते हो, ब्लड चेकअप कराने, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हो ना, वहां पे लोग ब्लड निकालते हैं, सीबीसी करते हैं, कंप्लीट ब्लड चेकअप करते हैं, और बहुत सारे फलाना ठिकाना चेकअप होती है, ठीक है। तो पैथोलॉजी है जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी डिस्टर्ब हो जाए, जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है बॉडी की उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी, जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो बोलते हैं पैथोलॉजी। हो गई पैथोलॉजी तो जाओगे पैथोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराने के लिए, खून का जांच कराने के लिए। तो ये वो थे डच फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट, नाम था क्रिश्चियन। बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप लोग इतना कर सकते हो जितने लोग भी पढ़ रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लो ये दो उधर दो, आपको क्या लगता है आप अपने अंदर से पूछो, जो आपको लगे मेरी लेक्चर देखने के बाद वो दिल से करो, ठीक है ना, बस यही मैं चाहता हूं। जो भी दिल से लगे, आपको पता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, बस वो अपने दिल से करो, ठीक है। बाकी मैं अपने दिल से आपके लिए कर रहा हूं, आपको पता है जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्रिश्चियन ये साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था, डच फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट ये थे जो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। नाम अलग तरीके से पढ़ सकते हो, देखो डच के साइंटिस्ट है, नाम हम लोग जब इंडियन में लेते हैं ना तो अलग ही तरीके से नाम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस्मान और इस्कमैन भी बोल सकते हो, के हटा दो या बोल भी ले भी सकते हो बोलने के समय, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएशन जानते ही हो कि फॉरेन लोगों का हम लोग प्रोनाउंसिएशन बर्बाद कर देते हैं, उनके नामों का अलग तरीके से बोल देते हैं, और फॉरेनर हम लोगों के यहाँ का प्रोनाउंसिएशन खराब कर देते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो एक बार प्रोनाउंसिएशन किए थे किसी चीज का, किसी वर्ड का, तो गड़बड़। तो यही होता है, हम लोग फॉरेन लोगों का नहीं कर पाते सही तरीके से। जैसे श्रोडिंजर हैं, श्रोडिंजर साहब फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उन्होंने वेव थ्योरी को दिया था एटम से रिलेटेड। तो उसका श्रोडिंजर जो नाम आता है ना, वो एक्चुअली हम लोग हिंदी में तो बोल देते श्रोडिंजर, एक्चुअली वो नाम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है, चलता है इंडिया में सब चलता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वो थे जो उन्होंने
ये किया कि पहली एग्जिस्टेंस की बात की थी विटामिन की। उसके बाद 1890 की बात है, ध्यान से सुनते रहना। 1890 में एक नर्व डिजीज हुई थी, नर्व से रिलेटेड, जो आपको पता है नर्व कहां होते हैं, न्यूरॉन्स, नर्व डिजीज है ना, एक्चुअली पेरिफेरल नर्व। आपको अभी पता नहीं होगा पेरिफेरल नर्व कौन होते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्व वगैरह तो पता चल जाएगी। बस इतना तो समझ सकते हो कि नर्व यहाँ होते हैं और पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेरिफेरल नर्व के रिलेटेड है, पेरिफेरल नर्व होते हैं, उसको पॉलीन्यूराइटिस बोलते हैं, जो नर्व डिजीज हुई थी, पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है। जब न्यूराइटिस की बात कर रहा हूं तो ये न्यूरा है ना, नर्व से रिलेटेड है। आइटिस जब बोलता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको इन्फ्लामेशन होगा तो उस जगह पे जहां भी इन्फ्लामेशन हुआ है, जैसे यहाँ नर्व में हुआ है, तो वहां पे आपका रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, वहां पे लोकल वार्मथ मतलब हल्का हल्का गर्म रहेगा और पेन होगी। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपको नर्व डिजीज जो है कहां पे, चिकन के अंदर मिली। चिकन के अंदर कैसे, चिकन के अंदर इसलिए मिली क्योंकि चिकन को जो दाना दिया जाता था वो पॉलिश किया हुआ चावल दिया जाता था, पॉलिश्ड राइस ये खिलाया जाता था, पॉलिश्ड राइस खिलाने के कारण चिकन को ये नर्व डिजीज हो गया। तो बाद में ये पता चला कि ठीक है, जब आपको खिला रहे हो पॉलिश चावल तो नर्व डिजीज हो रही है चिकन में, तो आप बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिलाते हो, दाना देते हो, तो वो डिजीज फिर से ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बात समझ में आ गई थी कि ये चावल अगर पॉलिश करके दे रहे हैं तो डिजीज हो रही है, नर्व डिजीज चिकन के अंदर, अब बिना पॉलिश किया हुआ चावल दे रहे हैं तो वो डिजीज ठीक हो जा रही है, ठीक है ना। ये भी था, ये बात समझ में आगे चलते जाए, ठीक है ना, आगे समझते जाना आगे। तो ये चीज आपको पता चली। उसके बाद क्या हुआ कि ये डिजीज जो पॉलीन्यूराइटिस थी, ये डिजीज कहीं ना कहीं नोटिस किया गया कि डिजीज वाज सिमिलर टू द पॉलीन्यूराइटिस। ये डिजीज सिमिलर था, जो कि एक पॉलीन्यूराइटिस होता है एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बेरी। तो बेरी समझाऊंगा। बेरी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, वो भी एक तरीके का पॉलीन्यूराइटिस है, मतलब यहां से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है। वो पॉलीन्यूराइटिस जो बेरी है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है इस पॉलीन्यूराइटिस से जो कि चिकन में हो रही है, दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है ना। ये बात पता चली, चलते जाए आगे। उसके बाद 1897 की बात है, 1897 7 साल बाद, सुनते जाओ। 1897 की बात है। 1897 में क्या होता है, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, ये दर्शाया, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट पॉलीन्यूराइटिस वाज कॉज्ड बाय फीडिंग द चिकन्स। पॉलीन्यूराइटिस क्यों हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि पॉलीन्यूराइटिस वाज कॉज्ड बाय फीडिंग द चिकन्स ए डाइट ऑफ पॉलिश्ड व्हाइट राइस। जब आप पॉलिश किया हुआ व्हाइट राइस, सफेद चावल खिला रहे हो चिकन्स को, डाइट में दे रहे हो इनके खाने में, तो इसके कारण ये पॉलीन्यूराइटिस चिकन्स में हो रहा है। ये चीजें पता चली, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया इस बात को कि हाँ ऐसा है, ऐसे इसलिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पता चला कि ये डिसअपियर भी हो जाएगा, ये बीमारी खत्म भी हो जाएगी जब आप बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिलाने लगोगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है कि पॉलिश किया हुआ चावल में और बिना पॉलिश किया हुआ चावल में कुछ तो ऐसा है कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिला रहे हो तो ये बीमारी खत्म हो जा रही है। कुछ तो ऐसा है जो पॉलिश किया हुआ चावल से आप निकाल देते हो, कुछ तो है कि पॉलिश किया हुआ चावल से आप निकाल देते हो, वही अगर रहता तो बीमारी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। आगे चलते हैं, 1897 की कहानी हो गई। उसके बाद चलते हैं, आपको ये समझना है कि 1906-07 में आपको हॉपकिंस साहब ने भी, हॉपकिंस जो मैंने आपको बताया था, उनका पूरा नाम हॉपकिंस साहब का आपको पता करना है, तो वो बायोकेमिस्ट थे, ब्रिटिश के। हॉपकिंस जो है ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। तो 1906-1907 के आसपास की बात है। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर फ्रेडरिक, इनका पूरा नाम है सर फ्रेडरिक गौलैंड हॉपकिंस, ठीक है ना, गोलैंड हॉपकिंस, ये पूरा नाम है, आप हॉपकिंस ध्यान रखना। ये 1906-1907 के आसपास की बात है। इन्होंने कुछ इससे रिलेटेड स्टडी किया, इसी से रिलेटेड कुछ स्टडी किया, ठीक है ना। कहीं ना कहीं एमिनो एसिड से रिलेटेड भी था कि कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं एनिमल के अंदर जो बॉडी में नहीं बनते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है, तो उसको डाइट से लेना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो उस तरीके से रिलेटेड इन्होंने भी स्टडी किया था, एमिनो एसिड से रिलेटेड स्टडी किया था हॉपकिंस साहब, और जो कि विटामिन से रिलेटेड भी इनकी स्टडी है, जो आपको बताते जा रहा हूं धीरे धीरे। 1912 के आसपास की बात है। हॉपकिंस साहब की कहानी फिर से बता रहा हूं। 1906-1907 मैंने आपको बताया कि वो एमिनो एसिड से रिलेटेड स्टडी किया उन्होंने, कि कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो हमें बॉडी में नहीं बनते, बाहर से लेना पड़ता है, जो कि इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, मैंने बार बार बताया। ये 1906-1907 के आसपास की बात है। उसके बाद 1912 के आसपास आ जाओ। 1912 में हॉपकिंस साहब उसी साल ये पब्लिश करते हैं इस बात को, अपने एक फाइंडिंग को पब्लिश करते हैं अबाउट द मिसिंग न्यूट्रिएंट। एक मिसिंग न्यूट्रिएंट जो मिसिंग है, उस न्यूट्रिएंट के बारे में इन्होंने
पब्लिश किया कुछ चीज, तो देखा, लिखो इसके बारे में। द हॉपकिंस पब्लिश्ड, ये 1912 के आसपास की बात है। द हॉपकिंस पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, द हॉपकिंस जो साइंटिस्ट हैं, हॉपकिंस पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग, इन्होंने कुछ फाइंडिंग पब्लिश किया। क्या फाइंडिंग था इनका, क्या इन्होंने फाइंड किया था? अबाउट द मिसिंग न्यूट्रिएंट, अबाउट द मिसिंग न्यूट्रिएंट, मतलब कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पॉलिश चावल में नहीं है, तो मिसिंग है। बिना पॉलिश के वो चावल में वो है, तो देते हो तो बीमारी ठीक हो जाता है। अब पॉलिश के वो देते हो तो बीमारी हो जा रही है। अब बिना पॉलिश के वो चावल में देते हो तो बीमारी ठीक हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग न्यूट्रिएंट है पॉलिश के हुआ चावल में, वो न्यूट्रिएंट नहीं है पॉलिश के हुआ चावल में। और जो बिना पॉलिश के हुआ चावल है उसमें वो न्यूट्रिएंट है जिसके कारण वो ठीक हो जा रही है। तो मिसिंग न्यूट्रिएंट, अबाउट द मिसिंग न्यूट्रिएंट, मिसिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। अबाउट द मिसिंग न्यूट्रिएंट के बारे में इन्होंने पब्लिश किया, विच ही डिस्क्राइब्ड एज एसेसरी फैक्टर। जिन्होंने मिसिंग न्यूट्रिएंट को क्या बोला? एसेसरी फैक्टर बताया इन्होंने, विच ही डिस्क्राइब्ड एज एसेसरी फैक्टर या सब्सटेंस, ठीक है ना। एसेसरी फैक्टर या सब्सटेंस कोई कारक है, वो मिसिंग न्यूट्रिएंट की बात उन्होंने की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक क्या कहते हैं सब्सटेंस के बारे में किया। उसके बाद इनके बाद की बात आती है 1912 के बाद, एक पॉलिश साइंटिस्ट थे। हॉपकिंस की बात हो गई, अभी सुनते जाओ। पॉलिश साइंटिस्ट फंक, उन्हीं की बात आने वाली, फंक, ठीक है। तो लिखो, ए पॉलिश साइंटिस्ट ये पॉलिश साइंटिस्ट है कैसिमिर फंक। इन्होंने एक डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट पॉलीन्यूराइटिस प्रोड्यूस इन पिजन्स, इन्होंने कबूतर के अंदर पॉलीन्यूराइटिस को प्रोड्यूस किया, मतलब उसके अंदर बीमारी फैला, वही पॉलीन्यूराइटिस नर्व डिजीज है ना। तो पॉलीन्यूराइटिस इन्होंने प्रोड्यूस किया किसके अंदर में? पॉलीन्यूराइटिस प्रोड्यूस किया किसके अंदर में? पिजन के अंदर में। पिजन मतलब कबूतर है ना, पिजन्स के अंदर में, कबूतर के अंदर में प्रोड्यूस किया इन्होंने पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है। पिजन्स के अंदर में कैसे प्रोड्यूस किया? वही पॉलिश किया हुआ चावल खिलाओ, सीधी सी बात है, पॉलिश चावल खिलाओ, पॉलिश चावल, पॉलिश्ड राइस खिला के उन्होंने क्या किया? पॉलीन्यूराइटिस प्रोड्यूस किया। ये तो हो गया। अब बात आई कि भैया ठीक करो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, कर तो लिया। अभी तक पता चल गया था कि पॉलिश चावल खिलाओगे बीमारी होगा, बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिलाओगे ठीक हो जाएगा। तो अब आई बात कि एक्सपेरिमेंट करो, ठीक करो इसको। तो अब आई बात कि चलो ठीक करते हैं। कैसे ठीक किया गया इसको? ठीक किया गया कैसे कि इसमें सप्लीमेंट किया गया इस बर्ड को, पिजन जो है, ऐसे डाइट से विद अ कंसंट्रेट मेड फ्रॉम राइस ब्रान। तो ये मैं बताने वाला हूं आपको कि पॉलिश राइस कुड बी क्योर्ड, मतलब पिजन फेड ऑन पॉलिश राइस, पिजन फेड ऑन पॉलिश राइस, पिजन को खिलाया जा रहा था पॉलिश राइस, अच्छी बात है खिलाया। कुड बी क्योर्ड, इसको क्योर्ड कैसे किए? खिलाए तो बीमारी हो गया। कुड बी क्योर्ड, क्योर कैसे किए? कुड बी क्योर्ड, कैसे क्योर कर रहे हो इसको? कुड बी क्योर्ड बाय सप्लीमेंटिंग द बर्ड्स, बाय सप्लीमेंटेशन कर रहे हो, सप्लीमेंटिंग द बर्ड्स, जो चिड़िया है, पिजन क्या है? एक तरीके चिड़िया है, कबूतर है। तो सप्लीमेंटिंग द बर्ड्स डाइट विथ ए कंसंट्रेट मेड फ्रॉम राइस ब्रान। बर्ड्स की जो डाइट है मेड किस चीज से बना रहे हो? बर्ड्स की जो डाइट है, आपने एक ऐसा डाइट बनाया, सप्लीमेंटेशन किया, किस चीज से बना हुआ है? बर्ड्स डाइट विथ ए कंसंट्रेट, विथ ए कंसंट्रेट मेड फ्रॉम राइस ब्रान। राइस ब्रान का तेल भी आता है, खाने पीने में लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी समझ में आ जाएगा ये लाइन में। तो ये मेड फ्रॉम ए राइस ब्रान, एक कंपोनेंट ऑफ द आउटर हस्क, ये आउटर हस्क होता है। एक राइस ब्रान क्या होता है? एक कंपोनेंट ऑफ आउटर हस्क, हस्क मतलब क्या होता है? भूसी, आउटर मतलब बाहरी परत, एक कंपोनेंट ऑफ आउटर हस्क दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम राइस ड्यूरिंग पॉलिशिंग, दैट वाज रिमूव्ड फ्रॉम राइस, राइस से निकाला जाता है जब पॉलिश की जाती है, रिमूव्ड फ्रॉम राइस ड्यूरिंग पॉलिशिंग, जब पॉलिश किया जाता है चावल का। तो कुछ समझ में आया? ये बात मैंने क्या बताई कि खिलाया पॉलिश वाला चावल, तो हो गया कबूतर को क्या? इन्होंने पॉलीन्यूराइटिस हो गया। अब उसको ठीक करने की बारी, तो क्योर करो। क्योर कैसे करोगे? सप्लीमेंटिंग द बर्ड डाइट, बर्ड के डाइट में कुछ चीजों ऐड करो, कुछ चल डालो।
क्या डाला? विथ है कंसंट्रेट, एक चीज बनाया कंसंट्रेट, एक चीज बनाया कंसंट्रेट के फॉर्म में, मेड फ्रॉम, किस चीज से बनाया? राइस ब्रान, राइस ब्रान से बनाया। राइस ब्रान क्या होता है? वही जब आप पॉलिशिंग करते हो ना चावल की, तो बाहरी परत निकाल देते हो और वो पॉलिश चावल है। अब वही खिला के तो बीमारी हो जा रही है। अब वही बाहरी परत रहता तो बीमारी नहीं होती, बाहरी परत निकाल देते हो तो पॉलिश चावल हो जाती है। पॉलिशिंग के दौरान यही किया जाता है, वो खिला दे रहे हो तो बीमारी हो जा रही है, पॉलीनेराइटिस। तो राइस ब्रान वही होता है जो निकाल दिए थे ना परत पॉलिशिंग के दौरान, वही उसी को लेकर खिला दिया, उसी कंसंट्रेट बोल रहा है ना, उसी को लेकर खिला दिया, वही राइस ब्रान जो कि पॉलिशिंग के समय, चावल की पॉलिशिंग के समय वो छिलका निकाल दिया, ऊपर की कवरिंग जो निकाल दिया, वही बता रहा हूं मैं कि एक कंपोनेंट ऑफ आउटर हस्क, बाहरी भूसी है चावल की, दैट वाज रिमूव्ड। कब रिमूव किया गया था? जब पॉलिशिंग कर रहे थे, वो रिमूव कर दिया गया था, उसी को खिला दिया तो ठीक हो गया। इसका मतलब उस पॉलिश किया हुआ चावल में अगर वो पॉलिश नहीं किया गया होता, ऊपरी छिलका नहीं निकाला गया होता, राइस हस्क, तो वो ठीक रहता। उस राइस हस्क में कुछ तो है जो ठीक कर दे रहा है, कुछ तो है जो क्योर कर दे रहा है। जो आप राइस हस्क खिला रहे हो, चावल का बाहरी परत जो खिला रहे हो, समझ रहे हो, कुछ तो है। वही जो था जिसका नाम था थाइमिन, जो राइस हस्क में हुआ करता है, जो राइस ब्रान होती है ना, उसके अंदर वो होता है। जो आप छिलका निकाल देते हो पॉलिशिंग करते समय, तो बस खत्म, उसमें से निकल गया वो थाइमिन विटामिन। तो बस आप दे रहे हो बिना थाइमिन विटामिन वाला चावल, पॉलिश किया हुआ चावल, तो हो गया पॉलीनेराइटिस। अब वही छिलका वाला चावल देते, यानी कि बिना पॉलिश किया हुआ चावल देते, पॉलिशिंग नहीं की हो, उसके अंदर में थाइमिन विटामिन है, विटामिन B1, उसके बच जाएगा, उससे क्या होगा? पॉलीनेराइटिस नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये पता चला कि कहीं ना कहीं हम छिलका उतारते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो वो छिलके से विटामिन B1 निकल जाता है। लेकिन आप छिलका वाला चावल खिलाते हो, मतलब बिना पॉलिश किया हुआ चावल खिलाते हो, तो उसके अंदर में विटामिन B1 है, तो वो विटामिन B1 पॉलीनेराइटिस को ठीक कर देगा। ठीक है, बस यही बात थी। तो आपने खिला दिया राइस ब्रान। और राइस ब्रान का तेल भी आता है, खाने में यूज करते हैं लोग, उसकी बात मैं कभी कर लूंगा राइस ब्रान तेल के बारे में। ठीक है ना? ये समझ में आई कैसे ठीक किया? अब आगे चलते हैं। अब सुनो, अब सुनना यह है कि अब इसमें यह हुआ कि फंक ने प्रपोज किया, यहां से बात समझ में आ गई थी। फंक ने प्रपोज किया, यहां से बात यह समझ में आ गई थी कि पॉलीनेराइटिस हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाएगा। तो फंक ने प्रपोज किया दैट द पॉलीनेराइटिस एरोज बिकॉज ऑफ ए, फंक ने प्रपोज किया, फंक प्रपोज्ड दैट पॉलीनेराइटिस एरोज। कैसे आ रहा है पॉलीनेराइटिस, कैसे बीमारी हो रही है? एरोज। क्यों आता है पॉलीनेराइटिस? आपने देख लिया। तो फंक प्रपोज दैट पॉलीनेराइटिस एरोज बिकॉज ऑफ ए लैक इन द बर्ड्स डाइट, बिकॉज ऑफ ए लैक, कमी है, इन द बर्ड्स डाइट, बर्ड के खाना में, बर्ड्स डाइट। क्या कमी है? हमने तो थाइमिन बता दिया, वो थाइमिन की कमी थी, विटामिन B1 की। उस समय नहीं पता था कि भैया ये थाइमिन है, बस ऐसा पता चला कि कुछ तो जरूरत की चीजें हैं जिसकी कमी है, जिसके कारण से बीमारी हो रही है, पॉलीनेराइटिस। ठीक है ना? नर्व की डिजीज। तो बर्ड्स डाइट ऑफ ए वाइटल फैक्टर, ऑफ ए वाइटल फैक्टर, कुछ वाइटल फैक्टर है। वाइटल का मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी, ये पता था। उस समय विटामिन B1 नहीं पता था कि विटामिन B1 है, एक्चुअली वाइटल फैक्टर जो है वो विटामिन B1 ही है, थाइमिन नहीं पता था उस समय। बाद में पता चला कि ये वाइटल फैक्टर जो है वो एक तरीके से विटामिन B1 ही तो था, जो बीमारी बचा दे रहा है, बीमारी को ठीक कर दे रहा है। पॉलीनेराइटिस जो चिकन में हो रहा है, पिजन में हो रहा है, वो ठीक हो जा रही है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वाइटल फैक्टर। ठीक है, जो आज जानते हैं नाउ, ये वाइटल फैक्टर को आज क्या जानते हैं? नाउ, आज जानते हैं नाउ नोन टू बी विटामिन B1, मतलब थाइमिन। आज जानते हैं कि विटामिन B1 है, लेकिन उस समय नहीं पता था, तो हम लोग उसको वाइटल फैक्टर, ऐसा कारक जो बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी का है, जिससे बीमारी ठीक हो जा रही है, वो हम लोग जानते हैं। दैट कुड बी फाउंड इन राइस ब्रान, जो कि ये राइस ब्रान में मिलता है। मतलब विटामिन B1 राइस ब्रान में मिलता है। कब? जब आप पॉलिशिंग कर रहे हो, बाहरी हस्क, छिलका, भूसी निकाल दे रहे हो, वो राइस ब्रान है, उसमें ये विटामिन B1 होता है। तो छिलका पॉलिश किया हुआ चावल में नहीं होता है ये विटामिन B1, क्योंकि छिलका तो उतार दिया आपने, और वो छिलके में ये होता है, राइस हस्क में होता है ये विटामिन B1, है ना? तो नोन टू बी विटामिन B1, और ये वाइटल फैक्टर जो है दैट कुड बी फाउंड इन राइस ब्रान, ये जो है राइस ब्रान में हो, जिसने देखा आपने राइस ब्रान के माध्यम से आपने ठीक किया पिजन को, दैट कुड बी फाउंड इन राइस ब्रान, राइस ब्रान।
तो राइस ब्रान में ये एक्चुअली विटामिन बी1 या वाइटल फैक्टर मिलते हैं। और जो आपने दिया भी था, सप्लीमेंटेशन दिया था पिजन को, कबूतर को, इसके पहले मैंने बताया, उससे वो ठीक भी हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइस ब्रान कब मिलता है? जब आप चावल की पॉलिशिंग करते हो तो बाहरी का हस्क, बाहर का भूसा निकाल देते हो, तो राइस ब्रान वही होता है। उसी को खिला दो, उसमें विटामिन बी1 होता है, वो ठीक हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से हो रहा था उसको, पॉलिश वाले छिलके में विटामिन बी1 होता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो निकाल दिया छिलका, उसी में तो विटामिन बी1 था। अब छिलका निकाल दिया तो पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन बी1 होता नहीं है, तो पॉलीन्यूराइटिस हो गया। अब छिलका आपने खिला दिया, उसमें विटामिन बी1 था, जो आपने निकाल दिया छिलका, वही छिलका आपने खिला दिया, जो राइस ब्रान बोल रहे हो, उससे विटामिन बी1 मिल गया उसको, तो ठीक हो गया बीमारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका बताऊं आपको, फंक का ये बिलीव था, फंक का ये बिलीव था दैट सम ह्यूमन डिजीज, कुछ मानव के रोग भी ऐसे हैं, जैसे कि बेरी है, जैसे कि स्कर्वी है, जैसे स्कर्वी बात करूंगा विटामिन सी की कमी से होता है, पेलेग्रा है, उसकी बात करूंगा जब समय आएगा। तो ये कुछ ऐसे बीमारी है जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आल्सो वर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर, कुछ ना कुछ ऐसे कारक है जिसकी कमी से ये बीमारी हो रहे हैं। उनका बिलीफ था फंक का, ये मानते थे वो। ठीक है ना, और ये जो फैक्टर है, डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर जो हो रही है ऑफ द सेम केमिकल टाइप, ये कहीं ना कहीं जो कारक हैं, इनका केमिकल रासायनिक जो संरचना है ये एक ही प्रकार के हैं। ये जो फैक्टर की कमी हो रही है जिसके कारण बीमारी हो रहा है, ये सारे फैक्टर का केमिकल टाइप एक ही प्रकार का है, रासायनिक गुण एक ही प्रकार का है, रासायनिक संगठन एक ही प्रकार का है। मतलब कहने का मतलब ये है, बिकॉज ईच ऑफ दीज फैक्टर, हर इन फैक्टरों में जो वाइटल फैक्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर इन फैक्टरों में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है हर फैक्टर में। ऐसा उस समय पता चला था, फंक ने ऐसा बताया कि हर इन फैक्टरों में, वाइटल फैक्टरों में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है जिसको आप एमाइन बोल रहे हो, एमाइन, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है इन वाइटल फैक्टर्स में, वाइटल फैक्टर्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट जिसको एमाइन बोल रहे हो। ही कॉल्ड द कंपाउंड वाइटल एमीन्स, क्योंकि ये फैक्टरों के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है जिसको आप एमाइन बोल रहे हो, तो उन वाइटल फैक्टर को आप बोल रहे हो वाइटल एमाइंस। ठीक है ना, वाइटल एमाइंस बोला गया। वाइटल मतलब क्या होता है? जरूरत की चीजें, जो बहुत जरूरत की चीजें है वाइटल, उनके बिना देख रहे हो ना बीमारी हो जा रही है। जैसे आपने देखा विटामिन बी1 जो वाइटल फैक्टर पहले बोला जाता है, कुछ तो वाइटल फैक्टर है, उसकी कमी से क्या हो जा रहा है? पॉलीन्यूराइटिस। तो कुछ जरूरत की चीजें, तो वो वाइटल फैक्टर में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट है जिसको एमाइन बोल रहे हो, उसको ही बाद में वाइटल एमाइंस बोला गया। ठीक है ना, वाइटल एमाइंस बोला गया। और एक टर्म, उसके बाद एक टर्म दैट ही लेटर शॉर्टेंड, उन्होंने एक टर्म को शॉर्ट किया यहीं से और उसको बोला वाइटल, यहीं से एक नाम आया वाइटामिन्स, यहीं से नाम आया वाइटामिन्स। वाइटामिन्स यहां से नाम आया, वाइटल एमाइन से क्या नाम आया? वाइटामिन्स। इसी टर्म को शॉर्ट करके वाइटामिन्स आया। तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली यहां से ई हटा दिया गया, फाइनली यहां से ई हटा दिया गया। ई हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? वाइटामिन्स। तो फाइनली ई हटा दिया गया ई को, तो बन गया वाइटामिन्स, यही नाम आया वाइटामिन्स का। ठीक है, तो आप जानते हो यहीं से। तो ई को ड्रॉप किया गया था बाद में, तो बाद में इसी को बोला गया कि वाइटामिन्स है। लेकिन फिर पता चला बाद में कि जो तुम बोलते हो कि वाइटल फैक्टर्स के अंदर सब में कुछ नाइट्रोजन कंपोनेंट है, इसको आप एमाइन बोल रहे हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट, सारे फैक्टर में, ठीक है ना, सब में नाइट्रोजन हो ही। सारे वाइटल फैक्टर, वो वाइटल फैक्टर क्या थे? विटामिन ही तो थे ना एक तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि सारे वाइटल फैक्टर या सारे विटामिन में नाइट्रोजन हो, ये जरूरी हो कि नाइट्रोजन है ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बाद में पता चला था। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे वाइटल फैक्टर, सारे विटामिन में एमीन्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये बाद में पता चला था। शुरुआत में था कि सारे वाइटल फैक्टर में नाइट्रोजन कंपोनेंट होते हैं जिसको एमीन बोल रहे हो, लेकिन बाद में पता चला ना, ऐसा नहीं है, सारे में नहीं होता। कुछ है जिसके अंदर में होता है नाइट्रोजन, कुछ ऐसा है जिसमें नहीं होता है, जिसमें एमीन्स नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं जिसके अंदर में एमीन्स नहीं होते हैं। ये बाद में पता चला। पहले ऐसा था कि सब में होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपोनेंट यानी एमीन्स सब में होते हैं, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि नहीं, सब में नहीं होता है, कुछ ऐसे भी है जिनमें एमीन्स नहीं होते हैं। ठीक है, बस ये कहानी थी। विटामिन्स बन चुका है, हो गया। अब आ जाओ, अब विटामिन की बात कर लेते हैं। अब विटामिन की बात करते हैं। देखो 1913 की बात है, आ जाओ 1913। अमेरिका के रिसर्चर थे, अमेरिकन रिसर्चर थे ये। अमेरिका कौन थे, नाम बता दूं। अमेरिकन रिसर्चर थे एल्मर
एल्मर, अमेरिकन रिसर्चर का नाम था एल्मर मॉक्यूलम, ठीक है, ये इनका नाम था। इन्होंने विटामिन को डिवाइड किया तो दो ग्रुप में डिवाइड किया। किसको? विटामिन को। वही जो आप पढ़ लिए, नाम कैसा है आपने ये भी देख लिया। वो दो ग्रुप था, एक ऐसा विटामिन जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा के अंदर घुल जा रहा है, इसीलिए हमारे बॉडी में वसा की जरूरत है। ऐसा नहीं फैट नहीं खाऊंगा मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, फैट चाहिए, गुड फैट हमारे बॉडी में चाहिए होती है। मैंने सब कुछ समझाया फैट के बारे में, तभी जाके कुछ विटामिन आपके फैट के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, घुलनशील होते हैं उसके अंदर में। फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है पानी में सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, ऐसे लिख दो व्हाइट, ये विटामिन बोलना, विटामिन ऐसे विटामिन मैं लिख रहा हूं, VIT विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी है, विटामिन बी एक नहीं होते, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी बहुत सारे विटामिन है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। विटामिन सी एंड विटामिन पी, विटामिन पी भी वाटर सॉल्युबल है, ये ध्यान रखना। वाटर सॉल्युबल है, फैट में मत रखना, कुछ लोगों ने पढ़ाया है मुझे पता है, फैट में मत रखना, वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील है ये विटामिन, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा ले लोगे ना विटामिन सी तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा बाहर, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो ज्यादा खाने का कोई मतलब नहीं, पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। वाटर सॉल्युबल पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर एक लोग ये भी पूछते हैं कि ए भाई ये बताओ ना, ये ए नाम क्यों बोले, डी क्यों बोल रहे हो, ई बोल रहे हो, के बोल रहे हो, क्यों ऐसा नाम रखे, ए डी ई के बी सी, ऐसा क्यों नाम रखे हो? तो इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लो। इसकी बात यह है कि मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें ऐसा है कि प्रारंभ में, शुरुआत में विटामिन के रासायनिक प्रकृति का समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण, प्रारंभ में विटामिन के बारे में या विटामिन के प्रकृति का समुचित ज्ञान नहीं होने के कारण, हमको ज्यादा उनके बारे में पता नहीं था, शुरुआत में नहीं होने के कारण इनका नामकरण अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार रख दिया गया, ABCD। शुरुआत में इनकी प्रकृति के बारे में नहीं पता था हमें, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार इनका नाम रख दिया गया। इनके रख के ABCDE के नाम रखकर सूचित किया गया उस समय, जो आज भी प्रचलन में है, आज भी हम लोग यूज करते हैं। बस ये समझ में आ गया क्या कारण था जिसके कारण हम लोग नाम यूज करते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बस इससे आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना। तो रासायनिक प्रकृति का हमको ज्ञान नहीं था, इनका केमिकल नेचर के बारे में नहीं पता था कि क्या इनके केमिकल नेचर है, तो हम लोग इसको शुरुआत में इंग्लिश अल्फाबेट का यूज कर लिए, ABCD, ठीक है ना। और आज भी प्रचलन में, आज भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बस समझ में आ गया। बहुत लोग पूछते हैं ए क्यों बोलते हो, डी क्यों बोलते हो, ये हो गया बात। ठीक है। अब आपको लेकर चलता हूं कहां, एंट्री मारते हैं अपन, कहां वही शुरुआत करते हैं विटामिन ए से, विटामिन ए से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, विटामिन ए से अपन शुरुआत करेंगे आज से, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं विटामिन ए की कहानी, चलते हैं, शुरुआत करते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की बात करते हैं, और इसमें मैं आपको ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, आप नोट करते जाना। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप इसको नोट करना वैसे ही कि नेम ऑफ विटामिन, यहां नेम ऑफ विटामिन होगा, नेम ऑफ विटामिन ऐसे लिख देता हूं, नेम ऑफ विटामिन, है ना, ये हो गया। केमिकल नेम होगा उसके अंदर में, क्या रासायनिक नाम है उसका, केमिकल नेम होगा, और उससे रिलेटेड डिफिशियंसी क्या है ना, डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है, मतलब इसकी कमी हो जाए तो डिजीज क्या होगा, डिजीज एंड डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डर है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा जो भी विटामिन की बात करूंगा। तो विटामिन का नाम, उनका केमिकल नेम क्या, रासायनिक नाम क्या है। तो पहला विटामिन का नाम जैसे मैं ले रहा हूं विटामिन ए, तो जो भी मैं लिखता जाऊंगा आप अपना चार्ट बना लेना, उसमें लिखते जाना। मैं डिजीज बोलूंगा विटामिन ए का तो डिजीज में पूरा लिख देना। विटामिन बी जब पढ़ाऊंगा, जब डिजीज बोलूंगा क्या रोग हो रही है इससे, इसकी कमी से क्या रोग हो रहा है, या ये ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। मैंने आपको बताया था विटामिन ए अगर ज्यादा ले लोगे तो इस प्रकार की चीजों को हाइपर विटामिनोसिस बोला जाता है। जब विटामिन ज्यादा ले लोगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, इनफैक्ट डेथ हो जाता है अगर विटामिन ए ज्यादा ले लोगे तो, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते जाना है। अब आते हैं विटामिन ए के बारे में आपको पढ़ना है। अब शुरुआत करते हैं विटामिन ए के बारे में, चलो। तो विटामिन ए का नाम, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है,
इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताया मैंने, विटामिन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, नॉर्मली होना ही चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहेंगे, लेकिन ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो चलो इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है कि नहीं इसके पास। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C20H30O। लो हो गया, कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, तो इसको क्या बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर में है, इसे क्या बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और साथ में ऑक्सीजन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन तो होना चाहिए, तब जाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। C20H30O इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, और केमिकल नेम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल, ये इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे डीजी सब मिटा दे रहा हूं, अब मैं अलग तरीके से आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आप लिखना इसी में, केमिकल नेम जब बोलूंगा, विटामिन का नाम और डिजीज डिसऑर्डर। ठीक है, क्योंकि मैं अलग तरीके से लिखवाऊंगा, ऐसे स्पेस में नहीं लिखवाऊंगा, मैं अलग तरीके से लिखवाऊंगा आपको, मतलब इन द सेंस कि मैं बताता जाऊंगा, आप इसमें डाल लेना। ठीक है ना, ये आपको बता दिया, अब सुनते जाओ। विटामिन ए इज ए जेनरिक टर्म, अब सुनते जाओ। विटामिन ए एक जेनरिक टर्म है फॉर ए क्लास ऑफ कंपाउंड, एक क्लास, एक वर्ग है, एक क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए विटामिन ए जेनरिक टर्म है, जिसको रेटिनॉइड बोलते हैं, है ना। तो विटामिन ए इज ए जेनरिक टर्म फॉर ए क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसका नाम क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड जिसका नाम है रेटिनॉइड, कॉल्ड रेटिनॉइड्स। ये रेटिनॉइड्स क्लास ऑफ कंपाउंड के लिए हम लोग विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ रेटिनॉइड क्या है, कितने प्रकार के रेटिनॉइड होते हैं, टाइप्स ऑफ रेटिनॉइड, इसी में रेटिनॉल आ जाता है, इसी का प्रकार है रेटिनॉल। ठीक है ना, इसी का प्रकार है रेटिनॉल। ये एक प्रकार मैंने आपको बता दिया, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम रेटिनॉल, रेटिनल, NaL हो गया, रेटिनॉल, यहां पे O है, ये A है, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, ये सब उसी का टाइप है, रेटिनोइक एसिड, ये सब उसी का टाइप है, रेटिनोइक एसिड। ठीक है, विच हैव डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी, इनका अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हो गया। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, मैंने कैरोटीनॉइड्स आपको पढ़ाया था, कैरोटीनॉइड्स 2 से 3 बार मैंने बताया आपको, जो लोग नए हैं पिछले लेक्चर जाके देखिएगा, आपको सारा पता चल जाएगा, यहां मैं बता दे रहा हूं। पिगमेंट्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये पिगमेंट्स होते हैं, वर्णक होते हैं, पिगमेंट्स इन फ्रूट के अंदर एंड वेजिटेबल्स के अंदर, पिगमेंट्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज्ड इन फॉर्मिंग विटामिन ए, जो कि विटामिन ए बनाते हैं, यूज्ड इन फॉर्मिंग विटामिन ए। तो ये पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट होते हैं, जो कि वेजिटेबल फ्रूट में पाए जाते हैं, जो कि विटामिन ए बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कैरोटीनॉइड्स का टाइप बताऊं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, 2 टाइप्स, जैसे अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, मैंने कई बार बताया है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन एग्जांपल्स है ऑफ प्रोविटामिन्स, ये प्रोविटामिन्स की तरह काम करते हैं, प्रोविटामिन्स, ये प्रोविटामिन्स की तरह काम करते हैं। किसके लिए प्रो मतलब क्या है, अभी प्रो है, बाद में विटामिन बन जाएगा, तो प्रोविटामिन्स की तरह काम करते हैं, यही कन्वर्ट होते हैं विटामिन ए में, यही कन्वर्ट हो जाते हैं, यही प्रोविटामिन्स की तरह काम करते हैं, यही कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ए में, यही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो कि रेटिनॉल के नाम से आप जानते हो, रेटिनॉल मैंने बताया ना पहले ही शुरुआत में, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, रेटिनॉल, ये बेसिक चीजें थी। अब आते हैं आगे, चलते हैं। समझ में आया, समझ में आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, अगर आप सुनना चाहोगे तो जरूर समझ में आएगा, अच्छे से आएगा। मैं तो वैसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं आपको समझ में ना आए, है ना। क्यों, क्योंकि एक होती है ना स्टडीज, तो उस प्रकार की किया गया है ना, आपके लिए किया हूं, और आगे बहुत सारी चीजें करनी है, तो सब समझ में आएगा, आप सुनते जाओ। डिटेल स्टडी है इन सबसे रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ाऊंगा वैसा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो इतना तक बोल दे रहा हूं, आपकी मर्जी, आपको जो करना है, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ताकि मैं उतना कवरेज दे ही दे रहा हूं। ये हो गया। उसके बाद आप चलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन ए। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। हेल्थ बेनिफिट समझो, हेल्थ बेनिफिट क्या है इसका, हेल्थ बेनिफिट ऑफ विटामिन ए क्या है इसका, हेल्थ विटामिन खाओगे तो क्या होगा, हेल्थ विटामिन क्या होगा, हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। हेल्प्स टू इंप्रूव इम्यूनिटी, ये इंप्रूव इम्यूनिटी करता है। मैं लिख दूं कि आप लिख लोगे, मैं कुछ लिख देता हूं, आप कुछ बोल दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है ना। हेल्प्स टू इंप्रूव
इम्यूनिटी, है ना, वही इम्यूनिटी जिसके पीछे लोग कोरोना में भाग रहे थे, तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये हो गया। स्ट्रेंथन बोन एंड टूथ, स्ट्रेंथन हड्डी को, बोन्स एंड टूथ दांतों को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर, कैंसर प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सहायता करता है, ये मैं बोल रहा हूं प्रिवेंट कैंसर, कैंसर को प्रिवेंट करने में सहायता करता है, रोकने में सहायता करता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ मस्कुलर डिजेनरेशन, मसल को डिजेनरेट होने से, मसल वेस्टिंग को रोकता है, मसल डिजेनरेशन को रोकता है। तो रिड्यूस करता है रिस्क जो है, रिड्यूस रिस्क ऑफ मसल, ये बेनिफिट है सब विटामिन ए के। मसल डिजेनरेशन, डिजेनरेट कर रहा है मसल, है ना, डिजेनरेशन। एंड नाइट ब्लाइंडनेस से भी बचाता है, आपको पता होगा, ये तो लोग बताते ही रहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस समझाऊंगा थोड़ा अलग तरीके से मैं, ठीक है ना, बस लिख लो अभी ये। रिड्यूस रिस्क ऑफ, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। एड्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ यूरिनरी स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, उसके अंदर स्टोन बनने से बचाता है, ठीक है ना। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ यूरिनरी स्टोन्स, है ना, उससे बचाता है। रिड्यूसेस रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ यूरिनरी स्टोन, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट स्किन, स्किन को बचाता है, ये लिख लेना, हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, स्किन को प्रोटेक्ट करता है सोरोसिस से, एक्ने पिंपल वगैरह होते हैं उससे बचाता है, ड्राइनेस हो जाती है ना, सूखापन हो जाती है स्किन का, उससे बचाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते जाओ। एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे प्रजनन तंत्र जो होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको मेंटेन करता है, तो एड्स सहायता करता है। एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हेल्दी बनाता है। एड्स AIDS मतलब कुछ सहायता कर रहा है, वो एड्स में बीमारी वाली, एड्स कुछ सहायता कर रहा है। एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, प्रजनन तंत्र का जो भी चीजें हैं, आप जानते हो रिप्रोडक्शन सिस्टम में आप पढ़ोगे, है ना, फीमेल में ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ये सारी चीज सुना होगा आपने। अरे यार